हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 60। ये वर्कशीट आपको 1 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। हम विकास चैप्टर, अर्थशास्त्र का विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका रिवीजन वर्क हमें करना है। और आज इस वर्कशीट में हमें इसके 3 से 5 नंबर के, बेसिकली 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि इस वर्कशीट में आखिर क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या उसके आंसर है। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, सबकी विकास की धारणाएं अलग इसलिए होती हैं क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। यानी कि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन जो होती है वो सबकी अलग होती है। सबकी सोच व आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। यानी कि जो मेरी सोच है वो आपकी सोच से अलग होगी। मेरे लिए विकास की धारणा अलग होगी, आपके लिए कोई भी डेवलपमेंट यानी जो विकास है उसकी धारणा अलग हो सकती है। हम सबकी क्षमताएं और वो दृष्टिकोण भी अलग होते हैं। यानी कि हमारे जो सोचने का नज़रिया है वो अलग होता है। हमारी जो क्षमताएं हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, तो कोई ऐसा है जो अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है, किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जूते अच्छे से बनाता है। तो सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, जिसके आधार पर उसकी विकास की धारणाएं भी अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। यानी कि जो विकास का पैमाना तय किया गया है वो विश्व बैंक के द्वारा क्या तय किया गया है और यूएनडीपी के द्वारा क्या तय किया गया है, उसके बारे में बात करनी है। तो विश्व बैंक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करता है। यानी कि विश्व बैंक कहता है कि किसी देश में किसी व्यक्ति की आय कितनी है या उस देश की पूरी औसत आय कितनी है, तो उसके आधार पर हम जो विकास है उसको पैमाना उसका तय करेंगे। लेकिन यूएनडीपी के अनुसार यूएनडीपी क्या कहता है कि किसी भी देश का अगर विकास आपको जांचना है, परखना है, तो सिर्फ औसत आय के आधार पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि आय का हमें डिफ्रेंशिएट यानी कि आय की असमानता हमें देखने को मिलती है किसी भी देश में। कुछ व्यक्ति बहुत गरीब होते हैं, कुछ व्यक्ति बहुत अमीर होते हैं। संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण होता है, कुछ का नहीं होता है। जो संसाधन होते हैं उन तक किसी की पहुंच होती है, किसी की नहीं होती है। तो हम इस आधार पर, आय के आधार पर तो हम बिल्कुल भी किसी भी देश का विकास नहीं कह सकते। तो यहाँ पर यूएनडीपी का जो विकास का पैमाना है उसमें क्या और ऐड होता है, उसमें शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल में बच्चों का रजिस्ट्रेशन आदि भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको साक्षरता कितनी मिली, किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हैं, लोग कितना जी रहे हैं, इन सब चीज़ों को परखता है यूएनडीपी। इसी वजह से विश्व बैंक से अलग है यूएनडीपी की विकास को मापदंड करने की प्रक्रिया। अब तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर आपको किसी देश का विकास चाहिए तो साक्षरता आवश्यक क्यों है। साक्षरता यानी कि जो हम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। किसी भी देश में कोई कोई कितना पढ़ा लिखा है। साक्षरता का विकास में योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा से बेहतर मानव संसाधन तैयार होता है। मानव संसाधन मतलब अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है या कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा मानव संसाधन अच्छा होगा उस देश के लिए। तो ऑब्वियसली डॉक्टर होगा, क्योंकि वो अच्छे से अपनी कमाई कर सकता है, अपने परिवार को चला सकता है। एक बेहतर मानव संसाधन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यक्तिगत तौर पर भी शिक्षा किसी के लिए अनेकों अवसर खोल देती है। यानी कि आप जितना पढ़ते हैं आप उतने अच्छे, ये कोशिश होती है या आप ये सोच भी आपकी बन जाती है कि उतना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, या हम एक सफल व्यक्ति भी बन सकते हैं, क्योंकि हमें शिक्षा अच्छी ही चीज़ सिखाती है। यदि कोई लड़का आईआईटी या एम्स में प्रवेश पा लेता है तो केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। यानी कि उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी शिक्षित होगी और वो आर्थिक रूप से संपन्न भी होगी। अगला क्वेश्चन है, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। क्या ये सत्य है, व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर आपके जेब में पैसा है तो आप उससे सब कुछ खरीद सकते हैं। क्या ये सत्य है, इसके बारे में हमें बताना है। तो हाँ, ये सत्य है। जो हमारे जेब में पैसा है उससे हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि धन से हम स्वच्छ पानी और हवा नहीं खरीद सकते। हम अपने आसपास का जो हमारा पर्यावरण है
उसको साफ नहीं कर सकते धन से। प्रदूषित पर्यावरण जो है वो हम सभी को प्रभावित करता है। और धन से हम समानता नहीं खरीद सकते, यानी कि अगर मान लीजिए हम समाज में रहते हैं, अगर कोई समाज में किसी को असमानता का व्यवहार हो रहा है उसके साथ, तो हम उसको धन से नहीं खरीद सकते। तो हम जेब में हमारे धन है तो हम उससे काफ़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं होती। इसके 3 कारण बताइए। यानी कि गांव में जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती। कहाँ तक? माध्यमिक स्तर तक। क्यों नहीं कर पाती? पहली बात तो यह है कि गांव में जो विद्यालय हैं दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं, लड़कियों को इतनी दूर जाने नहीं दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, यानी कि ये बोला जाता है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, उनको तो दूसरे घर जाना है। इस तरह की सोच है लोगों में, समाज में है कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उनको ना पढ़ाया जाए। इसी के मुकाबले वो लड़कों को पढ़ाते हैं, तो ये हो गया लैंगिक भेदभाव। गरीबी व पिछड़ी सोच, कुछ लोगों की बहुत गरीब होते हैं तो इस वजह से वो नहीं पढ़ा पाते, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। या फिर पिछड़ी सोच होती है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं है, घर से निकलने ही नहीं देना है, या लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। तो इस तरह की जो सोच है वो हमें ऐसे समाज में देखने को मिलती हैं, जिससे कि लड़कियां जो हैं वो माध्यमिक स्तर पर भी अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। अगला प्रश्न है, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक हैं? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विकास करे तो उसके लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं होनी क्यों ज़रूरी है? ठीक है, यहाँ पर सार्वजनिक की बात हो रही है, निजी की नहीं। सार्वजनिक मतलब जो सरकार उपलब्ध करा रही है, जो सभी के लिए है। तो इसका उत्तर है, देश के विकास के लिए ये आवश्यक है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी गरीब हैं जिनको बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं चाहिए, लेकिन निजी सुविधाएं का वो उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट जो फैसिलिटीज़ है वो ले सकें। इसलिए गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो उन्हीं में उनको फ़ायदा होता है और वो उसका भरपूर उपयोग भी करते हैं। लेकिन सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वो अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि गरीबी दूर हो सके और देश का विकास हो सके। और ऐसी 4 सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि सरकारी विद्यालय का निर्माण हो, जिससे कि बच्चे उसमें पढ़ने जा सकें। सरकारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर हों जहाँ पर उनको उचित इलाज अच्छे से मिल सके। जल आपूर्ति हो सबसे ज़रूरी, और सार्वजनिक परिवहन के साधन हों, यानी कि उस क्षेत्र में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ऐसी जैसे मेट्रो है या डीटीसी बस वगैरह हो जिससे लोग जो हैं वो आवागमन कर सकें। उसके बाद अगला प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास क्या होता है? पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए 3 उपाय बताइए। तो सतत आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करें। यानी कि हम जो भी आज अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उसको ऐसे उपयोग करें कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको लिए बचा के जाएं, और इतना ना उसका अति उपयोग कर ले कि उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो ये हो गया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सतत आर्थिक विकास। अब उसको रोकने की, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको रोकने के क्या उपाय हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। ठीक है, ये तो सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की कटाई पर रोकथाम होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि दोबारा जिनका यूज़ हो सकता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्यों की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो क्या वो नुकसान उस राज्य में ही हो रहा है या उस देश में ही हो रहा है? क्या ये पर्यावरण का जो नुकसान है इस सीमा को लांघता है या नहीं लांघता है? जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए हमारे पड़ोसी देश में कोई आपदा आ गई, या मान लीजिए पर्यावरण में कुछ ऐसा हो गया जिसका असर, अब देखिए आज कोरोना हम देख सकते हैं जो दूसरे देश में था, उसके बाद वो चीज़ें, जो आपदा है वो दूसरे से दूसरे देश में फैली। तो ये सीमा नहीं देखता, ये जो पर्यावरण का नुकसान है या जो भी महामारी फैली है ये सीमा नहीं देखता। उसी तरीके से मान लीजिए अगर दिल्ली का प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया है तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाएगा। तो हमारे उत्तर जो है मैंने आपको ये समझा दिया है। अब जो यहाँ रिटर्न वर्क है आप उसको लिख सकते हैं, बाकी आपको समझा दिया है ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे सही है? देखिए, हमारी पृथ्वी हमें पानी भी दे रही है, मिट्टी भी दे रही है, उस मिट्टी से हमें अनाज मिल रहा है, हवा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सूर्य की किरणें हैं, ओजोन परत है, सब कुछ है जो हमारी रक्षा कर रही है, जो सब कुछ है हमारे आसपास, जो हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये जो कथन लिखा हुआ है, पहली बात तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम अपने आसपास के जो भी चीज़ें हैं या जो पृथ्वी से हमें चीज़ें मिल रही हैं, उसको हम अगर ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा भली भांति चलेगा। लेकिन हम लालची बन जाएंगे अगर, या फिर अपने जीवन काल में इन सारे संसाधनों का, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, इस सब को ख़त्म कर देंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यही बोला गया है कि ये पृथ्वी हमें सब कुछ दे रही है अगर हम इसका सही से उपयोग करें। लेकिन अगर हम लालची बन जाएंगे तो ये पृथ्वी हमारे जीने योग्य नहीं रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच अंतर बताना है। विकसित देश कौन से होते हैं और विकासशील देश कौन से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है, विकसित देशों में जो शिक्षा का स्तर होता है वो उन्नत होता है, ऊंचा होता है, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं और अंधविश्वासी नहीं होते। जबकि विकासशील देशों में अशिक्षा होती है, वह भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। विकसित देशों में आय का वितरण लगभग समान होता है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होते। आय जो है सबके पास बराबर होती है, संसाधनों पर सबका नियंत्रण बराबर होता है। जबकि विकासशील देशों में आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, यानी कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत अमीर कुछ लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा गरीब भी कुछ लोग होते हैं। तो आर्थिक जो आय का जो असमानता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। विकसित देशों में तकनीकी विकास हुआ होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी, मशीनें, आविष्कार, इन सब चीज़ बहुत पहले समय में हो जाता है और इसीलिए जो देश होते हैं ये विकसित हो जाते हैं। जबकि विकासशील देशों में तकनीकी जो होती है, तकनीक पिछड़ी होती है या डेवलप कर रही होती है। तो जो डेवलप कर रही हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, तो विकासशील में आएगा। ओके। और अगर जहाँ पर विकसित हो चुका है, यानी कि अशिक्षा दूर हो चुकी है, बेरोजगारी दूर हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, आय का वितरण अच्छा है, तो जो चीज़ें वहाँ पे हो चुकी हैं और सब कुछ सही चल रहा है, तो वो विकसित देश हो गए। ओके। अच्छा, अब आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आप अपने वर्कशीट में जो दे रखा है अनुच्छेद, उसको पढ़ेंगे और उसके 4 प्रश्न दिए हुए हैं छोटे छोटे, तो उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे ये हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि सिर्फ हम आय के आधार पर विकास नहीं माप सकते, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि इससे असमानताएं, यानी कि जो आय की असमानताएं हैं वो छिप जाती हैं, वह आय का सही स्तर हमें पता नहीं चल पाता। साथ ही साथ शिक्षा व स्वास्थ्य भी इसके मजबूत आधार हैं। किसके? विकास के। तो किसी भी देश का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रति व्यक्ति आय, कि हर व्यक्ति की आय कितनी है, औसत आय कितनी है, इस पे ही डिपेंड करता है। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो यूएनडीपी के द्वारा। विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए, यानी कि विकास का मापन हम किस स्केल या किस आधार पर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उस देश में साक्षरता दर कितनी है, लोग कितना पढ़ते हैं, कितनी उम्र तक स्कूल जाते हैं या स्कूलिंग पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, औसत आय कैसी है, लोग कितना जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विकास के मापन के संकेत हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि जो ऊपर अनुच्छेद दिया हुआ है उसको आपको समराइज करके छोटे शब्दों में, संक्षिप्त में लिखना है कि क्या बताया गया उस पैराग्राफ में। तो अनुच्छेद से हमें यही पता चलता है कि सिर्फ आय के आधार पर विकास की गणना सही नहीं है, इससे आय का सही स्तर पता नहीं चल पाता। आय के साथ साथ शिक्षा व स्वास्थ्य इसके मजबूत आधार हैं। विकास के लिए यूएनडीपी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व औसत आय पर जोर दिया गया है, यानी कि इन तीनों पैमानों के द्वारा ही हम किसी भी देश के विकास का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिवीजन वर्क चल रहे हैं जो कि 3 से 5 नंबर वाले प्रश्न हैं।
तो इस वजह से जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ ये वीडियो जो है बच्चों कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।